हमने फेज डिफरेंस की बात करी थी। एक तो फेज डिफरेंस की बात हमने करी थी डेल्टा फाई पाथ डिफरेंस के टर्म्स में। कहा था कि k इंटू डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स क्या है यहां पर, यह है पाथ डिफरेंस। ये ठीक है, या डेल्टा फाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये तो ये हम कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। ठीक है, कभी कभी डायरेक्ट पाथ डिफरेंस दिया रहता है तो उससे कर सकते हैं। दूसरी चीज, अलग अलग टाइप पर अगर पूछा जाता है कि फेज डिफरेंस क्या होगा टाइप के रेस्पेक्ट में, तो ओमेगा के टर्म्स में निकालेंगे, तब ये रिलेशन होता है कि डेल्टा फाई जो होगा ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। तो ये जो फेज डिफरेंस है यहां पर, इसको हम फेज डिफरेंस कहेंगे। ये फेज डिफरेंस इट इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी इंटू ये हो जाएगा टाइम डिफरेंस। ठीक है, तो फेज डिफरेंस के दो फार्मूले यहां से निकल के आते हैं। एक तो लेमडा के टर्म्स में, मतलब 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, और एक 2 पाई बाई टी, या इसी को हम लिख सकते हैं डेल्टा फाई को ओमेगा इंटू डेल्टा टी। ठीक, अब हम इंटरफेरेंस की वापस बात करते हैं। इंटरफेरेंस में हमने ये बताया था आपको कि दो जो वेव होती है, दोनों क्या होती हैं, इफ देयर आर टू वेव्स ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन विद ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड एंड सिमिलर फ्रीक्वेंसी with constant phase difference, and after superimposing they create the interference, and there are two kinds of interference, constructive and destructive। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरफेरेंस में क्या होता है। इंटरफेरेंस में एक टर्म होता है सोर्स, जो लाइट वेव प्रोड्यूस करती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे। अब जो सोर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोहेरेंट सोर्स और एक होता है इनकोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स में और एक होता है इनकोहेरेंट सोर्स। ये तो जो लाइट को इल्यूमिनेट करता है, जो प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या कहेंगे, सोर्स कहेंगे। और सोर्स दो तरीके के होंगे, कोहेरेंट होगा और एक इनकोहेरेंट सोर्स होगा। ठीक है, दोनों के बारे में हम लिखते हैं, नोट करिए पहले इसको ऐसे। सबसे पहले इसमें लिखते हैं कोहेरेंट सोर्स क्या होता है। कोहेरेंट सोर्स कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो मोनोक्रोमेटिक लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। देयर आर टू सोर्सेज
there are two sources said to be coherent, said to be coherent, said to be coherent if they emit light waves of the, said to be coherent if they emit light of same wavelength light of same wavelength and start with same phase and start with same phase सेम फेज कहें या कांस्टेंट फेज डिफरेंस कहें, सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। और दूसरी नेसेसरी बात यह कि ये दोनों एक ही सोर्स से क्या होने चाहिए, प्रोड्यूस होने चाहिए। दे आर ऑब्टेन्ड from सिंगल सोर्स। ठीक है, इनको ऐसे बनाया जाता है जैसे हम क्या करते हैं कि यहां पर कोई सोर्स हमने प्रोड्यूस किया और ये सोर्स अलग अलग जगह पे लाइट रेडिएशन यहां से जा रही है और यहां पर हमने दो छेद कर दिए ऐसे और ऐसे, तो यहां से दो ये लाइट रेज निकलेंगी, तो ये है कोहेरेंट सोर्स, कहेंगे कि ये कोहेरेंट सोर्स है। ठीक है, दो अलग अलग लाइट जा रही है जो सेम वेवलेंथ की है, इनके बीच में फेज डिफरेंस भी या तो सिमिलर होगा या कांस्टेंट डिफरेंस के साथ ट्रेवल करेगा, और ये जो सोर्स है, ये जो कोहेरेंट निकल रहे हैं, ये एक ही सिंगल सोर्स से हैं दोनों। ठीक है, क्यों अलग अलग स्लेट में छेद करके बनाए गए, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, कोहेरेंट सोर्स कहेंगे। एक दूसरा होता है इनकोहेरेंट सोर्स, नोट करिए इसको पहले। ठीक है, हो गया इनकोहेरेंट सोर्स। इनकोहेरेंट सोर्स इनकोहेरेंट सोर्स में क्या होता है, ऐसे सोर्स होते हैं जो डिफरेंट, यहां तो सिंगल सोर्स से क्या होता है, ये प्रोड्यूस होता है, यहां पर डिफरेंट सोर्स से प्रोड्यूस होंगे, लेकिन होगा क्या कि वेवलेंथ सिमिलर होगी लेकिन फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं मेंटेन हो पाता। ठीक है, द इनकोहेरेंट सोर्स coherent source
that source? Is that source which are independent, which are independent, which are independent sources, independent sources produces same wavelength, produces same wavelength, but not with same phase, but not with same phase. इंडिपेंडेंट सोर्स होते हैं, सेम वेवलेंथ प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उनमें क्या नहीं होता, फेज सिमिलर नहीं होता। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इनकोहेरेंट सोर्स। अब जब इंटरफेरेंस होता है तो वो जो दो लाइट वेव इंटरफेयर करती है, इंटरफेरेंस जो फिनोमेनन होता है वो कोहेरेंट सोर्स से प्रोड्यूस लाइट करती है। ठीक है, तो ये वर्ड आएगा बार बार कि कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स, इस वजह से मैंने इसको पहले ही बता दिया, नहीं तो इंटरफेरेंस बताने में बार बार ये वर्ड आपको परेशान करेगा। अब देखते हैं क्या होता है इंटरफेरेंस। if two waves, two light waves propagate in same direction, propagate in same direction, with same frequency, with same frequency, with same frequency and almost similar amplitude, almost similar amplitude after superimposing almost similar amplitude produced by coherent source। ये भी बात ध्यान रखना है, produced by coherent source, produces by coherent source, produces by coherent source, almost similar amplitude produces by the coherent source, having constant phase difference, constant phase difference, constant phase difference, superimposing to form
Superimposing to form interference. सुपर इम्पोज करके क्या करेंगे, इंटरफेरेंस करेंगे। इंटरफेरेंस दो तरीके का होगा, कहीं कहीं पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमा होगा और कहीं कहीं पर एम्पलीट्यूड मिनिमा होगा। ठीक है, नोट करिए जल्दी इसको। जैसे एक कोई लाइट वेव है, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी और यहां पर हम माइनस के एक्स ऐसे लिख रहे हैं। ये कोई लाइट वेव है, या यहाँ पर केवल ओमेगा टी ऐसे लिख देते हैं। और एक दूसरी लाइट वेव है y2, ये हो जाएगी a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई का फेज डिफरेंस है दोनों में, इसमें और इसमें। इसको हमने a2 कह दिया एम्पलीट्यूड। a1 और a2 ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऐसे सिचुएशन में ये जो इनके बीच का फेज डिफरेंस है वो कितने का है, फाई का। इन दोनों बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितने का है, ये है फाई का। इस तरीके से तो जब इन दोनों वेव को हम क्या करेंगे, ये सिमिलर डायरेक्शन में चल रही है और इनको ऐड करेंगे तो इनका जो रिजल्टिंग वेव होगी y, ये हो जाएगा y1 प्लस y2, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये हो जाएगा। तो जब इनको सम करेंगे तो इनके दो रिजल्टिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा a, ये जो a आता है ये इन दोनों एम्पलीट्यूड के एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन से आता है। और ये मैथमेटिक्स से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्टिंग इक्वेशन आएगी बाय अप्लाइंग द मैथ, ये y इक्वल्स टू कैपिटल A, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी, इस फॉर्मेट में आएगा। और जहां कैपिटल y इज द रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड कैपिटल A इज द रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, while the capital A is the कैपिटल A ये है रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड, ये रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड है A का। और ये होता कितना है, अगर इस एक की बात करें कि यहां पर तो एम्पलीट्यूड A1 A2 के टर्म्स में था, हमको A1 A2 के टर्म्स में रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड चाहिए, तो ये होता है, आप इसे डायरेक्ट मेमोराइज करेंगे, स्क्वायर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। जो भी फेज रहेगा, यहाँ फाई का फेज है तो क्या हो जाएगा, ये कॉस फाई होगा। नोट करिए इतना, फिर इसको डिटेल में बताते हैं। हो गया।
तो ये आपको दो वेक्टर के एडिशन जैसा फॉर्मूला लग रहा है, ऑलमोस्ट होता वही है, ठीक है, बस इसके आने के और उसके आने के तरीके दोनों अलग अलग होते हैं, बाकी लगभग दोनों एक ही चीज होती है। तो यहां से रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई। यहां से आप रिजल्टिंग इक्वेशन निकाल सकते हैं। और अगर a1 और a2 तो डिफरेंट एम्पलीट्यूड हो, जैसे ये a1 एम्पलीट्यूड है, इसका वेक्टोरियल डायग्राम बनाएंगे, ये a2 है, तो आपका जो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड a होगा वो इस तरीके से आएगा। और अगर इनके बीच का ये जो फेज डिफरेंस है ये फाई है, और यहां से ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो जैसे वेक्टर में अल्फा और बीटा एंगल से हम क्या करते थे, tan का फॉर्मेट निकालते थे, यहां भी कर सकते हैं कि जो आपका tan अल्फा होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a2 साइन फाई अपान a1 प्लस a2 कॉस फाई, इस तरीके से। या अगर हमको यहां से बीटा की बात बतानी होगी, बीटा कितना होगा, तो ये टाइम बीटा जो होगा ये हो जाएगा आपका a1 साइन फाई अपान में a2 प्लस a1 कॉस फाई, ये हो जाएगा, ठीक। अब इसमें फिर हमको कैसे पता पड़ेगा कौन सा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कौन सा डिस्ट्रक्टिव है, एम्पलीट्यूड तो हमने रिजल्टिंग वेव की निकाल ली। तो इससे अगर ये फाई की वैल्यू जिस पॉइंट पे अगर ये मैक्सिमम होगी, मतलब cos 1 हो जाएगा, फाई की वैल्यू 0 होगी, तो उन सिचुएशन में क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर हो जाएगा सीधे सीधे। तो कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अभी एक साथ बताते हैं, नोट करिए इसको जल्दी। हो गया, ठीक है। अब हम लोग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहली कंडीशन ये है कि फाई क्या हो जाएगा, ये या तो 0 होगा, या तो क्या होगा 2 पाई होगा, या तो क्या होगा 4 पाई होगा, या तो 6 पाई होगा, इस तरीके से, ठीक। और अगर ये ऐसा है तो आपसे पाथ डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि पाथ डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि फाई क्या होता है, डेल्टा फाई, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी, और ये होती है 2 पाई बाई लेम्डा इनटू में डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स को हम ऐसा क्या रखेंगे जिसको हम पाथ डिफरेंस कहते हैं, कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के फॉर्मेट में ये या तो 0 है, या तो 2 पाई है, या तो 4 पाई है, या तो 6 पाई है। तो यहां पर हम
या तो इसको x को 0 रख दे, तब ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, या डेल्टा x को हम लेमडा रख दे तो लेमडा से लेमडा कैंसिल होगा, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आ जाएगा। तो इसको हम लेमडा लिख सकते हैं, या दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा इसको 2 लेमडा लिखेंगे तब भी ये इससे कैंसिल होगा, और क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ये 2 लेमडा हो सकता है। तीसरा फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 लेमडा रखेंगे, इस तरीके से इसकी वैल्यू आएगी, और यहां पर रिजल्टिंग जो वैल्यू होगी एम्पलीट्यूड ए की, वो क्या होगी, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 कॉस, या तो 0 रखेंगे या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई, इन सब की वैल्यू कॉस 0 या 2 पाई या 4 पाई या 6 पाई क्या होगी, 1 होगी। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये होगा स्क्वायर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a होगा स्क्वायर रूट a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा, तो यहां से हम a को क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू सीधे a1 प्लस a2 हो जाएगा, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या होगा, a1 प्लस a2 होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात है, ठीक है। कभी कभी आपसे इंटेंसिटी का भी टर्म पूछा जाता है यहां से, तो अगर इंटेंसिटी के टर्म्स की हम बात करें तो इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी आई के लिए मैंने एक चीज आपको बताई है कि आई जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, ऐसा। या हम ये कह सकते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होता है, अगर हम इसके साथ टर्म्स देखें इंटेंसिटी के साथ, तो ये होती है आपकी ए जो होगी वो स्क्वायर रूट आई के प्रोपोर्शनलिटी में होगी, क्लियर, ये तो इससे हम एक नया रिलेशन बनाते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी के फॉर्मेट में कैसे आएगा, उसकी हम बात करेंगे, क्लियर है, नोट करिए इसको जल्दी से। इंटेंसिटी का अगर टर्म्स में देखेंगे, इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, तो जैसे ये a इसके प्रोपोर्शनलिटी में, वैसे स्मॉल a क्या हो जाएगा, अगर ये a1 की बात करेंगे तो स्क्वायर रूट i1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और a2 की बात करेंगे तो ये स्क्वायर रूट i2। तो रिजल्टिंग इंटेंसिटी इसके फॉर्मेट में क्या आएगी, अगर इसका रिजल्टिंग आई की हम बात करेंगे तो जो आई रिजल्टिंग आएगी वो हो जाएगी स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर प्लस 2i1 i2 जैसे होता है, अगर वैसे हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा i1 या इसको हम अगर i के फॉर्मेट से देखें तो जहां जहां पर a होगा हम i रखते जाएंगे, तो ये होता है a आपका a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ठीक है। अब जहां पर a1 a2 है वहां पर हम i1 i2 का फॉर्मेट अगर रखते हैं तो ये a जो आएगा आपका, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं,
या इस पूरे का स्क्वायर कर दें, तो पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर, और यहाँ पर स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये a1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a1 इंटू a2 हो जाएगा। अब a स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है i के, तो यहां पर हम i लिख सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी से। a1 स्क्वायर जो है वो i1 की, जैसे ये a1 ऐसे है तो हम ये भी कह सकते हैं कि a1 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा i1 के, और a2 का स्क्वायर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा i2 के। तो इसको हम i1 लिख सकते हैं ऐसे, प्लस इसको i2 लिख सकते हैं, और प्लस जहां a1 है वो स्क्वायर रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट i1 इंटू स्क्वायर रूट i2। यही बात मैं बोल रहा था कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टिंग इंटेंसिटी होती है वो उनके दोनों के सम से भी ज्यादा होती है, मतलब i1 प्लस i2 से ज्यादा नहीं है ये। तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस during the constructive interference resulting intensity I is greater than sum of individual intensity of light wave। ठीक है, और ये यहां से दिख भी रहा है कि इतना ज्यादा है ये। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि आपका जो I है इट इज ग्रेटर देन I1 प्लस I2। इतने का यही मतलब हुआ कि ये I1 और I2 से क्या होगा, बड़ा होगा। ये ओवरऑल आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बात है। अगर आपसे फेज डिफरेंस पूछता है कि किन किन वेवलेंथ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, तो आप क्या बताएंगे, लेमडा बताएंगे, 2 लेमडा बताएंगे, 3 लेमडा बताएंगे, 4 लेमडा बताएंगे। किन किन फेज डिफरेंस में पूछेगा तो क्या 0 के, 2 पाई के, 4 पाई के, 6 पाई के, 8 पाई के, 10 पाई के, इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। नोट करिए इसको। इसके बाद देखते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसमें टाइम का भी अगर रिलेशन आपसे पूछता है कि किन किन पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर ऐसा होगा, तो जैसे हमने तीनों रिलेशन उसके साथ बनाए वैसे आप टाइम के भी साथ इसको बता सकते हो। जैसे आपने कहा कि लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, ये तो हो गया आपका डेल्टा पाई एंगल में, कि ये किस पे होगा, ये 0 पे होगा, 2 पाई पे होगा, 4 पाई पे होगा, 6 पाई पे होगा, इस तरीके से। जब हमने डेल्टा एक्स के टर्म्स में बताया तो यही आपको बताया कि ये 0 पे होगा, लेमडा पे होगा, 2 लेमडा पे होगा,
3 लेमडा पे होगा, 4 लेमडा पे होगा, इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि हमने बताया था कि जो यहाँ से जो डेल्टा फाई डिसाइड होगा, ये डेल्टा फाई होगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की ये वैल्यू हम रखते जाएंगे अलग अलग, और ये सब क्या होता जाएगा, हमको यही फिर से एंगल मिलते जाएंगे। अगर यही चीज टाइम पीरियड डेल्टा टाइम के रेस्पेक्ट में आपसे पूछा जाए कि हमने टाइम डिफरेंस क्या होना चाहिए जब यही इंटरफेरेंस हो, तो इसके लिए डेल्टा फाई जो होगा, ये रिलेशन मैंने बताया था कि ये हो जाएगा 2 पाई बाई टी या ओमेगा इंटू डेल्टा टी ना, इंटू में डेल्टा टी हो जाएगा। अब डेल्टा टी की कौन कौन सी वैल्यू इसके लिए वैलिड होगी आप देखेंगे, तो डेल्टा टी को अगर हम 0 रख दें तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो एक तो डेल्टा टी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। दूसरा फिर डेल्टा फाई क्या आना चाहिए, 2 पाई आना चाहिए। तो डेल्टा फाई 2 पाई आने के लिए 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या हो कि ये क्या आ जाए, ये 2 पाई आ जाए। इसकी वैल्यू अगर हम 2 पाई रखते हैं तो यहाँ से डेल्टा टी निकल के क्या आएगा, 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा तो डेल्टा टी किसके इक्वल आ जाएगा, टी के। तो एक टाइम पीरियड बाद फिर से क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब या तो 0 होगा या तो कैपिटल टी होगा, या फिर क्या होगा 2 पाई के बाद ये 4 पाई कब आएगा, तो ये 4 पाई कब आएगा, यहाँ पर वैल्यू रख के देखते हैं कि 4 पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। तो व्हाट इज डेल्टा टी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होकर ये 2 हो जाएगा, तो ये डेल्टा टी आ जाएगा आपका 2 टाइम्स कैपिटल टी। ठीक है, तो ये दूसरा क्या हो जाएगा, 2t पे आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगर यहाँ 3t रखेंगे तो 3 2 जा 6, वो 6 आ जाएगा 4 ऐसे, तो ये कब आएगा 3t 4t 5t, हर टाइम इंटरवल पे 6t, इस तरीके से ये क्या करेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये तीनों के रेस्पेक्ट में स्टेज कैसा आएगा ये हम कर सकते हैं। ये ओवरऑल आपका कंस्ट्रक्टिव हो गया। अब हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, नोट करिए इसको। हो गया, अब देखेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अगर हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे तो यहां पर जो फेज का डिफरेंस आएगा, ये जो फेज आएगा डेल्टा फाई की वैल्यू वो क्या आती है, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड क्या होते हैं, मिनिमा आते हैं। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड मिनिमा के लिए डेल्टा फाई की वैल्यू अलग अलग आती है। क्लियर, जैसे अगर हमने कहा कि रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड जो आता है वो रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड ये होता है, आप तो जानते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई या कॉस डेल्टा फाई। ठीक है, अब यहाँ पर फाई की वैल्यू हम क्या, यहाँ पर क्या आती है, फाई की वैल्यू यहाँ पर -1 होती है, मिनिमा होती है, और जब -1 होती है तो ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस a2 का होल ऑफ स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो मतलब a1 माइनस a2 का होल ऑफ स्क्वायर, और a1 माइनस a2 का होल ऑफ स्क्वायर को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे स्क्वायर रूट के, तो वो a1 माइनस a2 आ जाएगा। तो डिस्ट्रक्टिव में जो एम्पलीट्यूड आएगा वो क्या हो जाएगा,
दोनों एम्पलीट्यूडों के डिफरेंस के बराबर होगा। इतना कर लीजिए, फिर अगले लेक्चर में बात करेंगे।